नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हरिद्वार में आईआईटी रुड़की के शोध छात्र में कोरोना के संदिग्ध लक्षण मिलने में उस अस्पताल में भर्ती किया गया है। आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा गया। छात्र के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए थे। इसकी रिपोर्ट अब आ जाएगी। शोध छात्र हाल ही में जापान से लौटा था। उसे पहले ही एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए आईआईटी परिसर स्थित अस्पताल में रखा गया था। यहां 10वें दिन शुक्रवार को उसे खांसी और गले की शिकायत थी, गले में खराश की शिकायत थी। इसके बाद उसको आइसोलेट किया गया है और तत्कालीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट से उसकी जांच कराई गई है। वही मामला संदिग्ध मिलने पर छात्र का ब्लड सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। तो छात्र की जांच रिपोर्ट आएगी। फिलहाल आपको बता दें, यात्रा करके तो स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग टीम में था। काफ़ी दिनों से होम क्वारंटाइन कर रखा था इसको, लेकिन कल उसको थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम आई है। तो रिस्क ना लेते हुए, ऐसे कोई लक्षण नहीं थे जैसे कोरोना कहा जा सके, लेकिन फिर भी रिस्क ना लेकर कम्युनिटी के तौर पे उसको हम लोगों ने क्वारंटाइन कर रखा है। अब उसकी रिपोर्ट भेज दी गई है जांच के लिए। जांच की रिपोर्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि उसको कोरोना था या नहीं था। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील प्रभात इस वक्त फोन लाइन पर। सुनील, फिलहाल इस छात्र को किस तरह का इलाज मुहैया कराया जा रहा है और रिपोर्ट कब तक आएगी, इसकी क्या कुछ जानकारी? देखिए दीपिका, पूरी एहतियात बरती जा रही है और इसे आइसोलेशन वार्ड में हरिद्वार के मेल अस्पताल में रखा गया है। वहां पर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। छात्र का सैंपल जो है दिल्ली भेजा गया था और आज शाम तक इसकी सैंपल रिपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। जो हमारी स्वास्थ्य विभाग से बातचीत हुई, इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि छात्र को कोरोना है या नहीं है। जापान से लौटा था और रिसर्च स्कॉलर्स है। करीब 14 दिन तक वहां से लौटने के बाद उसको क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन 10वें दिन ही उसको खांसी और गले में खराश की शिकायत हुई। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट से उसकी जांच कराई गई और सिम्टम्स कुछ कोरोना से मिलते जुलते पाए गए। एहतियात के तौर पर तत्काल जो सेफ्टी मेजर्स बरते जा सकते थे वो बरते गए और उसके बाद छात्र को आइसोलेशन वार्ड के लिए हरिद्वार में लाया गया। वहां पर डॉक्टर की टीम लगातार निगरानी कर रही है। बावजूद इसके दीपिका, पूरे राज्य में पूरा हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। राज्य में इसको आपदा का दर्जा दे दिया गया है और स्पष्ट तौर पर निर्देश हैं कि ऐसे जो भी पेशेंट हैं उनको पहले डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए और यदि किसी में लक्षण जाहिर होते हैं और वो अस्पताल नहीं जाता तो यहाँ तक भी अधिकार दे दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि उसको फोर्सफुली ऐसे पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले एहतियातन के तौर पर 14 दिन इस छात्र को आईआईटी परिसर में रखा गया था, लेकिन इसके बाद गले में खांसी और शिकायत इसको हुई थी, खराश की शिकायत हुई थी। इसके बाद अब इसकी जो ब्लड सैंपल की जांच है उसे दिल्ली भेजा गया है। इसके बाद पुष्टि हो पाएगी कि कोरोना वायरस है या नहीं। तो कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए श्रीनगर गढ़वाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 22 मार्च तक बंद कर दिया गया है। 16 मार्च से आईआईटी में कक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर आखिरकार एनआईटी प्रशासन ने अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही संस्थान में सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में कोरोना को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं और कैबिनेट बैठक में ही कोरोना को राज्य में महामारी घोषित किया गया है। इसके अलावा राज्य में 31 मार्च तक सभी सिनेमा हॉल और डिग्री कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि सभी स्कूल पहले से ही 31 मार्च तक बंद हैं। 555 डॉक्टर्स को राज्य में अस्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाने वाली है। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू के अतिरिक्त अन्य उपकरणों के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोरोना को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्ति की जानी है और कोरोना को लेकर बनाए गए सरकार के नियमों को तोड़ने पर आईपीसी के तहत कार्रवाई की जानी है। कोविड-19 रेगुलेशन 2020 लागू करने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ हुआ कि राज्य के अंदर हमने उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 को घोषित कर दिया गया है राज्य में। इसके अंतर्गत महामारी घोषित होने के बाद विभाग के अंतर्गत अनेक प्रकार की जो नियमावली के अंतर्गत जो पावर
आ गई हैं, उस पावर के अंतर्गत कहीं किसी चौराहे पर या कोई अन्य स्थान पर क्या कार्यक्रम होने हैं क्या नहीं होने, उनको रोकने का अधिकार, कोई व्यक्ति बीमार है उसको यदि वो इलाज नहीं कराना चाहता उसको इलाज कराने का अधिकार, उसको आइसोलेशन में रखने का अधिकार इत्यादि सब उसमें प्राप्त हो गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उसको जो एक प्राविधान है उसके अंतर्गत भी सजा का। तो कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 8वीं तक की तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सिर्फ 9वीं और 11वीं के बच्चों की गृह परीक्षाएं होनी है। क्लास 8 तक के बच्चों के पुराने नंबर देखकर उनको रिजल्ट दिया जाएगा। सिर्फ एग्जाम ड्यूटी में लगे टीचर्स ही स्कूल आएंगे। तो एक बड़ा फैसला भी है कि 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको एग्जाम्स देने में अब छूट दी गई है। 9th और 11th के बच्चों की परीक्षा होगी। यदि हम 8वीं के बच्चों की बात करते हैं, जो 8वीं कक्षा के छात्र हैं, उनको जो उनका पहले का परिणाम है, जो पहले की उनकी परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर ही उन्हें आगे का रिजल्ट दिया जाना है। तो राज्य सरकार ने 31 मार्च तक कोरोना के चलते स्कूलों को बंद कर दिया है और देहरादून में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर भी देखने को मिला। न्यूज 18 ने आपको दिखाया था कि कैसे सरकार के आदेशों की धज्जियां प्राइवेट स्कूल संचालक उड़ा रहे हैं। हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा रानी पैन्यूली ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों में चेकिंग अभियान चलाया। तो देहरादून में 7 स्कूल खुले पाए गए। इसको शुकौज नोटिस भी भेजा गया है। आपको बता दें कि सरकार ने 31 मार्च तक सभी आंगनबाड़ी और स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। इसके बावजूद कुछ स्कूल खुले मिले थे और इसके साथ ही सभी स्कूलों को सोमवार से आदेश को पूरी तरीके से अमल में लाने के निर्देश दिए गए और अगर कोई भी स्कूल खुला पाया गया तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी। स्वयं 2-3 विद्यालयों में स्वयं मेरे द्वारा भी इसमें निरीक्षण किया गया और उन विद्यालयों में उन्होंने स्वीकार किया कि हमने सुबह विद्यालय खोले थे, लेकिन आज के बाद हमने विद्यालय बंद कर दिया है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में अगर सोमवार से कोई विद्यालय खुलता है तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी कि उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है और उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं सरकार की। तो सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और अगले 2 साल के बाद चुनाव भी है। ऐसे में न्यूज 18 ने सीएम त्रिवेंद्र रावत से खास बातचीत की। सीएम ने कहा कि उनका चेहरा ही अगले चुनाव में मुख्य होगा और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। न्यूज 18 के उत्तराखंड एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने सीएम त्रिवेंद्र रावत से खास बातचीत की। 2 साल बड़े क्रूशियल हैं क्योंकि अब चुनाव में भी जाएगी पार्टी। आप अपना रोल किस तरीके से देखते हैं पूरी प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में जो चुनाव होंगे? देखिए, जब सरकार होती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमुख होता है, संगठन की बैक होती है, सरकार के कार्यों की बैक होती है। सरकार के जो काम हैं वो गड्ढों को भरते हैं और उन गड्ढों को भरने का काम इन 3 सालों में हमने किया है। मैं कह सकता हूँ कि पहला जो वर्ष था वो तो विशुद्ध रूप से पिछले गड्ढे भरने का काम था। जो सरकारों को लेकर जो आशंका रहती थी कि राजनीति में भ्रष्टाचार ये सब जैसे अंग हो गए थे, उन अंगों को काट कर फेंकने का काम हमने किया। आज तमाम जो भ्रष्टाचार फैलाते थे, चाहे वन माफिया हों, खनन माफिया हों, शराब माफिया हों, या जो इस राज्य में ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी एक उद्योग बन गया था, एक उद्योग का दर्जा अप्रत्यक्ष रूप से उसने ले लिया था, हमने इन चीज़ों को समाप्त किया है। बड़ी उपलब्धि गैरसैंण पर लिया गया बड़ा फैसला है। अब मुख्यमंत्री का कहना है कि राजनीति में वक्त के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं और अभी गैरसैंण पर इसकी जरूरत थी। सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ बात की न्यूज 18 के उत्तराखंड एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने। आपने हाल में एक बड़ा फैसला लिया, राजनीतिक फैसला, वो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का। 3 महीने पहले मैंने आपसे बात करी थी, एक इंटरव्यू लिया था नवंबर में, मैंने यही प्रश्न आपसे पूछा था, तो आपने कहना था कि इमोशनली कोई डिसीजन लेंगे नहीं और राजधानी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। ऐसा क्या हुआ मुख्यमंत्री जी 3 महीने में कि आपने एकदम गैरसैंण पर डिसीजन लिया? भाई, ये राजनीतिक निर्णय है, कौन सी बात कब बोलनी है, कितनी बोलनी है, सब सोच समझ के बोलना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जब हमने ये निर्णय लिया है तो हमने तमाम जो व्यवस्थाएं चाहिए फ्यूचर की दृष्टि से आज हमारे पास उपलब्ध होने जा रही हैं। 2024 तक कर्णप्रयाग तक रेल लाइन पहुंच जाएगी।
2020-21 तक उम्मीद है कि श्रीनगर तक रेल लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऑल उदर रोड का जो काम चल रहा है उसमें कुछ अड़चनें बीच में आई, अब लगभग काफ़ी हद तक वो दूर हो गई हैं। कुछ अड़चनें हैं वो दूर हो जाएंगी। आज प्रदेश के अंदर जो उड़ान योजना है उसके अंदर हमारे पहला राज्य जहाँ पर हेली सर्विसेज शुरू हुई हैं, गौचर तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो जो सुविधाएं चाहिए जो आने जाने के लिए, जो मैंने आपसे कहा कि भावुकता में हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, हमने वहाँ पर पानी की ज़रूरत है। आज हम 50 किलोमीटर दूर से वहाँ पर पानी की व्यवस्था करते हैं, टैंकर में पानी जाता है। अब हमारे ऊपर झील निर्माण के लिए हमने वहाँ पर टेंडर बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य में देश के मुकाबले रोजगार देने की दर ज्यादा है। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी की एक सीमा होती है। उत्तराखंड में जो पढ़ने लिखने का रेट है, लिटरेसी का रेट है, बहुत हाई है और हायर एजुकेशन में अच्छे खासे बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो उसका एक साइड इफेक्ट ये आ रहा है कि बहुत बड़े जो व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए जो लोग जाते हैं उनकी फौज खड़ी हो रही है। नेशनल सैंपल सर्वे का एक डेटा है, वो कहता है कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी की दर है वो नेशनल दर से 1.5 गुना ज़्यादा है। कितना चिंता का विषय आप मानते हैं इसको? तो जॉब क्रिएशन में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, ये भी एक पक्ष है। मैं इस मामले में कहना चाहूँगा, देखिए सरकारी जॉब हमारे लगभग 130 करोड़ की आबादी है और 2.5 करोड़ के करीब हमारे एम्प्लॉई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉई गवर्नमेंट जॉब्स, ये उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है उसकी। और इसलिए हमने कहा कि हमें स्वरोजगार की ओर जाना चाहिए, रोजगार की ओर जाना चाहिए। रोजगार डेवलप करना इस सरकार का काम है और हमने रोजगार डेवलप करने का काम किया है। इन 3 सालों में लगभग 4.5 लाख लोगों को हमने किसी न किसी तरह से उनको जॉब दिया है। आप देख रहे अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। और रामनगर से बड़ी खबर है, यहाँ टस्कर हाथी ने फिर से उत्पात मचाया है। यहाँ हाथी ने बस को अपना निशाना बनाया और यात्री बस के शीशे तोड़े हैं। हाथी ने काफी देर तक वहां हंगामा किया और लोगों को परेशान भी किया। और यही नहीं, फायरिंग करने पहुंचे वन कर्मचारियों को भी हाथी ने दौड़ा दिया। आपको इसका एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें हाथी उत्पात मचा रहा है। हालांकि तोड़फोड़ के दौरान यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं बाद में बामुश्किल से वन विभाग ने हाथी को वहां से खदेड़ा। उत्तराखंड में मार्च में मौसम की मार पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है, लेकिन उसके पहले ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में बारिश से मुश्किलें बढ़ी हैं। बारिश, ओलावृष्टि और भारी बर्फबारी। उत्तराखंड में इसके अलावा इन दिनों कुछ नजर नहीं आ रहा। मौसम की मनमर्जी जारी है। उत्तराखंड के कई जिले बारिश, ओलावृष्टि और भारी बर्फबारी की मार झेल रहे हैं। उत्तरकाशी में बारिश नॉन स्टॉप। उत्तरकाशी के निचले इलाकों में लगातार 48 घंटे बारिश हुई और ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। पर्यटक तो बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर्षिल, मुखबा, धराली, सुखी, जसपुर, झाला के किसान परेशान हैं। आवाजाही बंद होने के कारण जरूरी सामान और पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है। राजमार्ग भारी बर्फबारी के चलते है जो बाधित हो गया है, किंतु उत्तरकाशी जिला प्रशासन व बीआरओ द्वारा है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। साथ ही ये जो गंगानी से ऊपर है जो किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा वाहन नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जब वाहन चले तो वाहन है जो स्लिप हो रहे भारी बर्फबारी के चलते। उत्तरकाशी से करीब 74 किलोमीटर दूर धराली में भी बर्फबारी हुई, जहां एक कार बर्फ में फंस गई। भागीरथी नदी के किनारे गंगोत्री हाईवे पर स्थित धराली अपने सेब के बागानों के लिए मशहूर है, लेकिन यहां आना इस कार सवार को भारी पड़ गया। ड्राइवर कई घंटों तक बर्फ में फंसा रहा। केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी। केदारनाथ में बर्फबारी के बाद धाम में कई फीट बर्फ जम चुकी है, जिसके बाद केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया गया। काम रुकने के बाद कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा। केदारनाथ धाम से वापस लौट रहे कर्मचारियों का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केदारनाथ के रास्तों में किस तरह से
बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं जिन्हें पार करते हुए कर्मचारी लौट रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी खूब गिरी बर्फ। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। बद्रीनाथ धाम समेत सभी ऊंचाई वाले जगहों पर खूब बर्फ गिरी। आलम यह रहा कि कई फीट तक बर्फ जम गई। निचले इलाकों में बारिश और ओलों से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 7 और जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत तिब्बत सीमा से लगी नीति घाटी में पर्यटकों की आवाजाही के लिए राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की है। क्या, आइए देखिए। भारत तिब्बत सीमा से लगी नीति घाटी चमोली जिले की सीमा पर स्थित है। यहाँ नीति गांव के साथ ही द्रोणागिरी पर्वत और अन्य गांव ऐसे हैं जहां सैलानी जाना तो चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर एरिया होने के चलते उन्हें यहां जाने की अनुमति नहीं मिलती, जिसके कारण यहां रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते और लोग पलायन करते हैं। सर, यहाँ पे हमारा लगभग 500 परिवारों का गांव है। इसमें लगभग 250-300 परिवार माइग्रेट हो चुके हैं और यहाँ पे वर्तमान में 125 परिवार ही यहाँ पे मौजूद हैं। उसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ लंबे समय से ग्रामीण आम जरूरतों के साधनों के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात कह रहे हैं। वहीं पर्यटन मंत्री का कहना है कि यहाँ इनर लाइन तक सैलानियों की आवाजाही को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है ताकि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और साथ ही बॉर्डर एरिया के गाँव से हो रहे पलायन पर रोक लगाई जा सके। उनसे अनुमति मांगी है और उनको हमने ये बताया है कि एक्टिविटी अगर चलेंगी तो इससे हमारे जो सीमांत गांव खाली हो गए हैं, वहाँ से लोग पलायन कर गए हैं, वहाँ फिर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर राज्य सरकार की इस पहल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल जाती है तो इससे न सिर्फ अन्य लोगों को इस घाटी को जानने का मौका मिलेगा, बल्कि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं भी बढ़ेंगी। साथ ही लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही पलायन भी रुक पाएगा। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, चमोली। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री NH 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लगी कार्यदायी संस्था सवालों के घेरे में आ गई है। कंपनी द्वारा नागड़ी घाटी और दिखोल गुल्टी गांव में सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है और इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए पुश्ते पहली बारिश के साथ ही बह गए। नागड़ी और खाड़ी में तो पुश्तों के ऊपर भारी मलबा भी आ गया है, जबकि दिखोल गुल्टी गांव में 13 मार्च को पुश्ता ढहने से कई परिवारों को खतरा पैदा हुआ है। इससे कार्यदायी संस्था द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता की अपोल भी खुली है।